क्या होगा अगर तुम एक ऐसी सुरंग में फंस जाओ जहां से निकलना नामुमकिन हो और जहां वक्त अलग तरह से चलता हो। कुछ ऐसा ही होता है 2018 की इस फिल्म में, जहां 7 लोग एक ऐसी सुरंग में फंस जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है चीन के एक पहाड़ी इलाके में, जहां एक लड़की ने एक अनजान आदमी से लिफ्ट मांगी। उस गाड़ी का मालिक शरीफ नजर आ रहा था, पर उस लड़की को सीट के नीचे किसी का हाथ नजर आया और लाश देखकर वो समझ गई कि वो आदमी एक सीरियल किलर है। मगर ये समझने में देर हो चुकी थी, क्योंकि उस आदमी ने गाड़ी रोककर उस लड़की को मार दिया। कुछ दिन बाद एक बस कुछ लोगों के साथ उसी रास्ते से जा रही थी, जब रेडियो अनाउंसमेंट हुई कि उस रास्ते पर एक्सीडेंट होने की वजह से आगे जाने की इजाजत नहीं है। रास्ता बंद होने की वजह से ड्राइवर टोनी ने कच्चे रास्ते की ओर गाड़ी घुमा दी, पर उस रास्ते पर बस एक सुरंग के पास जा पहुंची, जिसे टोनी ने पहले कभी देखा नहीं था। वो जैसे ही सुरंग में आगे बढ़ा, अचानक बस के आगे एक अनजान आदमी आ गया। इस सुनसान सुरंग में वो अकेला क्या कर रहा था, ये सोचकर सब डर गए। मगर वो आदमी एक पैसेंजर बनकर बस में चढ़ गया। अखबार पढ़ते हुए बस में मौजूद आदमी ली को पता चला कि वो अनजान पैसेंजर एक वांटेड क्रिमिनल है, पर ली ने चुप रहने का फैसला किया, क्योंकि वो बिना बात खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। हैरानी की बात ये थी कि उस सुरंग में बस को चलते चलते 20 मिनट हो गए थे, मगर वो सुरंग खत्म ही नहीं हो रही थी। टोनी जानता था कि देश की सबसे बड़ी सुरंग को पार करने में भी सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, मगर ये सुरंग तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आखिरकार सबने वापस मुड़ने का फैसला किया, लेकिन फुल स्पीड में भी 30 मिनट चलने के बाद वो सुरंग के अंत तक नहीं पहुंच पाए। ये एक अंधेरी सुरंग थी जिसका कोई अंत नहीं था, और यही समझ आने पर हर कोई डर कर बस से नीचे उतर गया। अचानक जिंग नाम की औरत को अपना फोन जमीन पर पड़ा दिखा। ये वही फोन था जो उससे गलती से सुरंग की शुरुआत में गिर गया था। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई आम सुरंग नहीं है। ली ने आगे बढ़कर कहा कि उन्हें चलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, मगर गहरे अंधेरे की वजह से वहाँ कोई भी आसानी से गुम हो सकता था। इसलिए जिंग ने उसे अपना ऊन का धागा दिया, जिसका एक हिस्सा पकड़कर वो अंत ढूंढने जा सकता है। ली एक हिस्सा लेकर आगे बढ़ने लगा और दूसरा हिस्सा वोंग नाम के एक पैसेंजर के पास था। सुरंग में मिले अनजान आदमी चैन ने कहा कि वो भी ली के साथ जाना चाहता है, और वो दोनों आगे बढ़े। कुछ देर बाद वहाँ धुंध पड़ने लगी और बस के लोगों को दूर से 2 आदमी उनकी तरफ आते नजर आने लगे। सब उन दोनों का सामना करने को तैयार थे, पर वो ये जानकर हैरान हो गए कि वो दोनों कोई और नहीं बल्कि ली और चैन थे। वो सुरंग बिल्कुल सीधी थी, मगर फिर भी ना जाने कैसे लोग घूमकर एक ही जगह पहुंच जाते थे। उन्हें समझ आ गया कि अब वो पूरी तरह वही फंस चुके हैं। इसलिए ली ने सारे खाने पीने की चीजें सभी लोगों में बांट दी। चारों आदमी फिर से रास्ता ढूंढने निकल पड़े और औरतें और बच्चे बस में ही रुक गए। थोड़ी देर बाद जिंग ने देखा कि सिर्फ 30 मिनट में उनकी बस पर धूल जमने लगी है। घबराकर उसने सबको उठाया और बस से बाहर ले आई, और उसी वक्त वो चारों आदमी भी एक बार फिर से वही आ पहुँचे। टोनी ने देखा कि उनका खाना भी इस तरह सड़ गया है जैसे कि वो कई हफ्तों से वहाँ पड़ा हो। इसका मतलब ये था कि इस भूल भुलैया में वक्त भी असल दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। उन्होंने बस में देखा तो उन्हें पूरी सुरंग का एक नक्शा नजर आया, जो न जाने कौन वहाँ पर रखकर चला गया था। ली ने नक्शा समझने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त लाइट चली गई और अचानक ली भी गायब हो गया। वहाँ खून के निशान थे, जिसका पीछा करते करते सब एक खोखली दीवार तक पहुँचे। उस दीवार को तोड़कर वो एक अजीब से कमरे में पहुँचे, जहाँ बहुत से गुम हो चुके लोगों की तस्वीरें थी। वहाँ उसी जगह का ब्लूप्रिंट डायग्राम भी पड़ा था। उसके मुताबिक यहाँ कुल मिलाकर 6 सुरंगें थी, और वो सारी सुरंगें आपस में जुड़ी हुई थी। चैन ने हिसाब लगाया कि बाहर निकलने के लिए उन्हें 6 की 6 सुरंगों को पार करना होगा, और उसी कमरे में शायद सुरंग का दूसरा रास्ता भी मौजूद होगा। कमरे में उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर भी मिला, और उस कैलेंडर पर सिर्फ 15 जुलाई की ही डेट थी। चैन ने उसे फाड़कर फेंक दिया, और उसके पीछे उसे एक खुफिया दरवाजा मिला। उन सब के वहाँ से जाने के बाद कमरे के टीवी में एक औरत नजर आई, जो एक छोटी सी गुफा में कैद थी। कमरे से निकलकर वो सब दूसरी सुरंग में जा पहुँचे, जहाँ उन्हें अपनी ही बस नजर आई। लेकिन बस को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो महीनों से वही खड़ी हो। बस में उन सबको नूडल्स के पैकेट्स मिले, और टोनी ने बंदूक की नोक पर
उस खाने पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा था और सबको उतनी ही तेजी से भूख लग रही थी। इसी भूख की वजह से अब वो सब जानवरों की तरह बर्ताव करने लगे। सारा नाम की एक पैसेंजर जो पेशे से एक मॉडल थी, खाने के लिए टोनी के साथ फिजिकल संबंध बनाने के लिए भी तैयार हो गई। वोंग ने छिपकर एक नूडल्स का पैकेट चुरा लिया, मगर टोनी ने उसी वक्त उस पर हमला कर दिया और अंधेरे में अचानक किसी ने पीछे से टोनी का खून कर दिया और बाकी के पैसेंजर्स देखते ही रह गए। वोंग की नजर बस के नीचे गटर के ढक्कन पर पड़ी। उसके अंदर जाने पर वो सभी एक और अजीबोगरीब कमरे में पहुंच गए। इस बार टीवी पर वो लड़की धीरे धीरे गुफा में डूब रही थी। ग्रुप को एक बार फिर वही कैलेंडर नजर आया, जिसके पीछे एक और खुफिया दरवाजा था। उसे पार करके अब वो तीसरी सुरंग तक पहुंच गए। ये सुरंग पहले से बहुत ज्यादा अंधेरी और सुनसान थी। यहाँ भी उनकी बस मौजूद थी, मगर अब उस बस में सांप भरे हुए थे, मानो जैसे कि वो बस वहाँ सालों से खड़ी हो। अचानक वोंग ने बंदूक निकाल ली और कहने लगा कि जब जब कोई मरा है उन्हें खुफिया रास्ता मिला है, इसलिए यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने के लिए अगर उसे उन सब की जान भी लेनी पड़े तो वो लेकर रहेगा। उसने जिंग के हाथ से चैन के कंधे पर गोली चलवा दी। उनके साथ आए दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर पीटना शुरू कर दिया और फैंग नाम की लड़की को गोलियों से भून दिया। उसने सारा को भी गला दबाकर मारने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो उसे मारता, किसी और ने पीछे से आकर वोंग को ही जान से मार दिया। उसकी मौत के बाद अब उन लोगों को एक और खुफिया रास्ता मिला, जो चौथी सुरंग में खुलता था। जिंग की डिलीवरी का वक्त आ गया था और उसे किसी भी हाल में वहाँ से बाहर निकलना था, इसलिए सारा और चैन मिलकर बस की तलाशी लेने लगे। ये सुरंग लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, इसलिए सारा को अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे। डर के मारे वो बस से बाहर भागी, लेकिन उसके चारों ओर लाशें ही लाशें थी। वही उसे एक शीशा नजर आया और उसमें देखते ही किसी ने उसे पीछे से मार दिया। चैन, जिंग और पाक नाम का लड़का आगे बढ़ने लगे, लेकिन रास्ते में ही जिंग का वो बेटा मारा गया जिसे उसने वही जन्म दिया था। इसकी वजह से जिंग ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और एक चाकू लेकर चैन को भी उसने मार डाला, मगर चैन अब भी जिंदा था और उसकी आंखें खुलने पर उसे पता चला कि वो किसी सीक्रेट हॉस्पिटल में है और इस फिल्म की असली कहानी कुछ और ही है। असल में कहानी की शुरुआत में जेम्स नाम का जो सीरियल किलर था उसे पुलिस ने पकड़ लिया था, मगर एक्सीडेंट होने की वजह से जेम्स कोमा में चला गया। जेम्स ने कई औरतों को किडनैप करके उन्हें मार डाला था, मगर सायरा नाम की एक लड़की अब भी जिंदा थी और जेम्स के अलावा कोई नहीं जानता था कि वो इस वक्त कहाँ है। उसके कोमा में होने की वजह से पुलिस ने एक साइकोथेरेपिस्ट को जेम्स के दिमाग में भेजकर उस लड़की का पता लगाने का फैसला किया। साइकोथेरेपिस्ट कोई और नहीं चैन था और असल में वो लड़की सायरा चैन की ही पत्नी थी, यानी कि अब तक जो कुछ हुआ वो सिर्फ जेम्स के दिमाग में चल रहा था। चैन को इस सब से अब तक सिर्फ यही पता चला कि उसकी पत्नी किसी नदी के पास कैद है, मगर तेज बारिश की वजह से अगले 36 घंटों में नदी के आसपास की सारी गुफाएं पूरी तरह पानी से भर जाएंगी। चैन ने 15 तारीख के बारे में बताया, जो तारीख उसे जेम्स के दिमाग में बार बार नजर आ रही थी। ऑफिसर ने कहा कि इसी दिन जेम्स के माँ बाप की मौत हुई थी। उसकी माँ का एक डॉक्टर के साथ अफेयर था, जिसके बारे में उसके पिता को पता चल गया था। उसकी माँ ने ही अपने पति को मारकर अपनी भी जान दे दी थी। असल में जेम्स खुद एक टनल इंजीनियर है, इसलिए जब वो कोमा में गया तो उसने अपने ही दिमाग में एक खतरनाक सुरंग बनानी शुरू कर दी और वो सुरंग उसके दिमाग की ही तरह एक भूल भुलैया थी। चैन का मकसद था सुरंग में जाकर जेम्स को बाहर निकालना ताकि वो कोमा से बाहर आ जाए, लेकिन उस हत्यारे का दिमाग इतना पेचीदा होगा ये चैन ने कभी नहीं सोचा था। उसके दिमाग में मौजूद सारे पैसेंजर्स दरअसल उसी की जिंदगी के अलग अलग हिस्से हैं। सबसे अच्छा इंसान था ली, जो उसके अंदर मौजूद अच्छाई की एक झलक था। टोनी वो था जो जेम्स के गुस्से को दिखाता था। वोंग जेम्स के दिमाग में उसके पिता की पर्सनालिटी थी, क्योंकि जिस तरह वो बाकी सबको मार रहा था, असल जिंदगी में भी वो उसकी माँ को इसी तरह मारा करता था और सारा उसकी माँ के जैसी थी। उसकी माँ भी एक मॉडल थी और असल जिंदगी की तरह उसके दिमाग में भी उसका एक ड्राइवर के साथ अफेयर हुआ था। वो प्रेग्नेंट औरत जिंग उसके सपने की तरह थी, क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि उसकी माँ बिल्कुल वैसी हो, मगर वो भी उसके दिमाग में जेम्स की बुराई को बदल नहीं पाई और दूसरों की तरह वो भी मारी गई। आखिर में बचे वो जुड़वा बच्चे जेम्स के बचपन को दर्शाते हैं, लेकिन वहाँ कोई और भी मौजूद था जो बस में नहीं था।
वही इंसान जिसने छुपकर ली, टोनी और वोंग का कत्ल कर दिया था। चेन एक बार फिर से जेम्स के दिमाग में दाखिल हुआ। इस बार उसने सीधा जेम्स से अपनी पत्नी के बारे में पूछा, मगर वो इतनी आसानी से कहाँ बताने वाला था। वो कहने लगा कि उसे अपनी माँ से नफरत है क्योंकि उसने उसके बाप को मार डाला था, इसलिए वो औरतों को किडनैप करके उन्हें मार डालता था क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो चेन को अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों में ले गया जहाँ उसकी जिंदगी के कई किस्से चल रहे थे। चेन ने जेम्स के नादान बचपने से भरे हिस्से पार्क से बात करने की कोशिश की, मगर उसकी बहन फैंग ने उसे सायरा का पता बताने से रोक दिया। इसके बाद चेन एक सिनेमा हॉल में पहुंचा जहां आखिरकार वो सुरंग में मौजूद कत्ल करने वाले आदमी से मिला, मगर वो आदमी कोई और नहीं, चेन खुद था। इसका मतलब ये था कि जेम्स का दिमाग इतना खतरनाक था कि जो भी उसमें झांके वो खुद भी एक कातिल की तरह सोचने लगता है। कातिल चेन ने बताया कि वो सायरा को बचाना नहीं चाहता, इसलिए उसने एक एक कर सुरंग में सबका खून कर दिया और नए जन्मे बच्चे को भी मार डाला। वो चेन को एक अंधेरी जगह ले गया जहां उनका आखिरी मुकाबला होगा। उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई, लेकिन जैसे ही असली चेन जीतने लगा, एक और शैतान चेन वहां आ गया, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि शैतान कभी मरेगा नहीं। तेज बारिश की वजह से पानी अब सायरा की गर्दन तक पहुंच चुका था, मगर तभी असली चेन के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर वो अपनी जान खुद दे दे तो उसके साथ साथ उसकी बुराई भी मारी जाएगी। उसका ये प्लान काम कर गया और चेन की मौत के बाद ही जेम्स के दिमाग से बुराई का नामो निशान मिट गया। इसके साथ ही हॉस्पिटल में जेम्स कोमा से बाहर आ गया और उसने तुरंत पुलिस को सायरा का पता बता दिया। आखिरकार सायरा को बचा लिया गया, मगर चेन कभी फिर से नहीं उठा और वो हमेशा के लिए उसी सुरंग में कैद हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।